बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अगेन नाम क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस। प्रोसेस है, सीक्वेंस ऑन बिगाड़ना हेडिंग का। ठीक है, जैसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही सीक्वेंस चलेगा, कोई भी हेडिंग आगे पीछे नहीं करोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले आप मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग हम क्लियर कर रहे हैं जिसका नाम है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग लो मतलब बताता हूं इसका। बाबू, किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक अकाउंटेंट की पोस्ट की वैकेंसी निकली, ठीक है, और उन्होंने क्या करा, एक ऐड दिया न्यूज़पेपर में। ठीक है, न्यूज़पेपर में ऐड ऐसे लिखा हुआ था कि हमारे को पर्सन चाहिए एमकॉम क्वालिफाइड प्लस बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स प्लस टैली ERP 9 एक्सपर्ट। ठीक है, अकाउंटेंट के पोस्ट का वैकेंसी है, तो बेटा उनको कॉमर्स साइड में पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन चाहिए, एज वेल एज उसको टैली चलानी आती हो और कंप्यूटर की एक बेसिक नॉलेज हो। ठीक है, तो ऐसे करके उन्होंने न्यूज़पेपर एक ऐड दिया, तो बहुत सारे लोगों ने देखा और उन्होंने अप्लाई करना शुरू कर दिया जॉब के लिए। ठीक है, कई बार क्या होता है बेटा, हम एमकॉम नहीं भी होते, हम सोचते हैं अच्छा एमकॉम फर्स्ट ईयर में कर रहा हूं, अगले साल मेरी पूरी होनी है, अप्लाई करके देख लेते हैं, क्या पता किस्मत चल जाए। सोचते हैं ना बहुत सारे लोग, अरे चली जाएगी, क्या पता किस्मत, एमकॉम फर्स्ट ईयर तो कर ही रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है, बस ये अप्लाई कर देते हैं, बस एमकॉम ही तो नहीं हो। तो बेटा बहुत सारी दुनिया ऐसे भी अप्लाई करती है। सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ रहे हैं हम, अब हम देखते हैं सिलेक्शन होता कैसे है। तो बेटा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में सबसे पहले आप ऐसे ही लोगों को रिजेक्ट कर दोगे जो बेसिक क्वालिफिकेशन ही पूरी नहीं करते। जो पर्सन भी ये तीनों चीजें नहीं होगा, उठाकर बेटा उनके तो बायोडाटा फाड़कर फेंक दिए, ये तो चाहिए ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, 1000 लोगों ने अप्लाई करा, जिसमें 200 ऐसे थे, चलो 200 को तो फाड़कर बंडल खत्म। ये तो बिल्कुल नहीं बन सकता अकाउंटेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जिन्होंने बेसिक क्राइटेरिया ही पूरा नहीं किया जॉब का। समझ में क्या होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग? सेकेंड वन इज सिलेक्शन टेस्ट। बेटा 5 टेस्ट हैं आपके कोर्स में, अब ये भी समझ लो। देखो क्या होता है, हर जॉब पोजीशन के लिए एक अलग टेस्ट होता है। ठीक है, 5 टेस्ट है, 5 ही समझे जाएंगे, बहुत आराम से समझे जाएंगे, मुश्किल कोई नहीं है इसमें से। ठीक है, करते हैं बात। बेटा सेकेंड वन होगा एप्टीट्यूड और 5th वन होगा ट्रेड टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट और एक टेस्ट है ट्रेड टेस्ट। पहले इन दोनों में डिफरेंस समझो। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है? बेटा एप्टीट्यूड टेस्ट बताता है आप कितनी जल्दी नए स्किल्स को सीखते हो, योर लर्निंग पावर, योर ग्रेस्पिंग पावर। आपको एक चीज अभी सिखाई और 15 मिनट के बाद दोबारा पूछ ली। इट इज द इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर आपका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है ना बेटा, तो वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं फ्यूचर में बहुत ग्रोथ करेगा इंसान, क्योंकि चीजों को बहुत जल्दी जल्दी सीखता है। देखा कभी जिंदगी में आपके फ्रेंड्स की कई बार ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, एक बार पढ़ा दो, दोबारा जिंदगी में कभी पूछ लो, बता देगा पक्का। होते हैं कई दोस्त, होते हैं हमारे जिंदगी में भी होते हैं हमारे साथ। ठीक है ना, उनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है। एप्टीट्यूड क्या बताता है बेटा? नए स्किल्स को कितनी जल्दी सीखते हो। ठीक है, 4th था हेडिंग ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या बताता है बेटा? ट्रेड टेस्ट ये बताता है बेटा आपने जो एग्जिस्टिंग स्किल्स लिखे हैं वो ठीक लिखे हैं कि नहीं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से सोचो, आपने बायोडाटा दिया उनको, ठीक है, बायोडाटा में आपने बताया ना कि आप एमकॉम पास हो, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है आपको, और आप टैली ERP 9 में आप एक्सपर्ट भी हो। ठीक है, आपने बता दिया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, आपको कंप्यूटर पे बिठा दिया और टैली में कोई 2-3 फंक्शन पूछ लिया। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? आपका ट्रेड टेस्ट ले रही है, देख रही है एग्जिस्टिंग नॉलेज है भी कि नहीं, ऐसे ही फड़ी मार रहा है। समझ में आई बात बेटा? ठीक है, एप्टीट्यूड क्या बताता है? नए स्किल्स को कितनी जल्दी सीखते हो, और ट्रेड टेस्ट क्या बताता है? एग्जिस्टिंग स्किल्स है भी कि नहीं है।
ठीक है, दोनों बात क्लियर हुई। एक और टेस्ट आता है, थर्ड टेस्ट है पर्सनैलिटी टेस्ट। देखो हर इंसान की ना बाबू पर्सनैलिटी में एक यूनिक फीचर होता है। कोई घूमना बहुत पसंद करता है, किसी को घूमना बिल्कुल नहीं पसंद, किसी को बोलना बहुत पसंद है, किसी को बोलना बिल्कुल नहीं पसंद। मानते हो हर एक की पर्सनैलिटी में एक यूनिक फीचर है। कोई बहुत इमोशनल होता है, कोई बहुत मैच्योर्ड होता है। हर एक की पर्सनैलिटी का एक यूनिक फीचर है। क्या ये जरूरी है जॉब के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट करना? 100%। देखो एक बात सुनो, सेल्समैन की जॉब के लिए इंटरव्यू था, ठीक है, टेस्ट हो रहे थे सेल्समैन की पोस्ट के लिए, ठीक है, और इंसान कह रहा ना मेरे को बोलना पसंद है ना मुझे घूमना पसंद है। सेल्समैन बनना उसको, सर क्या पूरी जिंदगी सेल्समैन बन सकता है वो, जिसको बोलना नहीं पसंद, जिसको घूमना नहीं पसंद? तो बेटा ये पर्सनालिटी टेस्ट ही तो बताएगी। ठीक है, मैंने भी दिया हुआ एक बार पर्सनालिटी टेस्ट, ये भी सुन लो आप। किसी टाइम पर क्या हुआ, एक हमारे को जीडी में बिठा दिया गया, 8 लोगों को एक सेमी सर्कल बनाकर और एक टॉपिक दे दिया गया कि इस पे बात करो, ठीक है। तो उस टॉपिक में मैं सबसे कम बोला, तो जो हमारा टीचर था, एग्जामिनर था, और एक इंसान बहुत बोल रहा था, तो वो बोलता है जो बहुत बोल रहा था ना उसको, कहता अगर मेरे को किसी को मार्केटिंग मैनेजर बनाना ना ऑर्गेनाइजेशन का, तो तुझे उठाकर बना दूंगा, जो वो बहुत बोल रहा था उसको। और मेरी तरफ आया तो कहता बिल्कुल नहीं बोले आप, कहता अगर मेरे को अपनी फर्म का चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करना होगा ना तो आपको अपॉइंट कर दूंगा। समझे क्यों? क्योंकि सारे भेद पता होते हैं सीए को, क्या कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, कितना कर रही है, वो भी नहीं चाहता कि बाहर जाए बात। समझ में आया बेटा? पर्सनैलिटी टेस्ट कितनी काम की चीज है, ठीक है। फिर एक टेस्ट है बेटा इंटेलिजेंस टेस्ट, पहले नंबर पे लिखा हुआ है इंटेलिजेंस टेस्ट। ये क्या बताता है? आपका आईक्यू कितना है। आईक्यू क्या बताता है बेटा इंसान का, कि जजमेंट किस एज के बराबर लेते हो। देखो हमारी एक एज है, ठीक है, थ्योरेटिकल एज, और एक होती है प्रैक्टिकल एज। हमारी थ्योरेटिकल एज है, आप सब 17-18 ग्रुप के हो, 17-18-19, ये आपकी एज है थ्योरेटिकल, ठीक है। आईक्यू क्या बताता है, किस एज के बराबर जजमेंट लेते हैं, डिसीजन मेकिंग कितनी ठीक है। यकीन मानना हमारा आईक्यू हमारी एज से कम आता है, इतना बढ़िया नहीं आता हमारा आईक्यू, हमारी एज से कम आता होता है। समझ में आया? इंटेलिजेंस टेस्ट क्या बताता है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज इंटरेस्ट टेस्ट। बेटा देखो क्या होता है, किसी चीज के लिए ना हमारी लाइकिंग थोड़ी सी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर, है ना? ऐसा होता है ना, किसी चीज के लिए हमारी लाइकिंग ज्यादा होती है दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे कि मुझे पता है आप सबकी लाइकिंग बिजनेस स्टडीज के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। किसी ने बोला ना टांगे तोड़ दूंगा, ठीक है, हाँ लाइकिंग ज्यादा है हमारी, ठीक है। बेटा देखो ऐसे ही जॉब में भी होता है, समझो। इंटरेस्ट टेस्ट क्या बताता है, कई बार क्या होता है, एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, आपने ना एमबीए 2 फील्ड में किया है, एक ह्यूमन रिसोर्स में आपने एमबीए किया, ये फाइनेंस में एमबीए किया आपने, ठीक है, और नई ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, आपने इंटरव्यू आप पहुंच गए, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्लियर कर ली, उसके बाद टेस्ट दे रहे हो। बेटा टेस्ट आपके क्लियर हो रखे हैं सारे, तो ऑर्गेनाइजेशन आप ही से पूछ लेती है, हमारे यहां तो दोनों वैकेंसी है, एचआरएम की भी और फाइनेंस मैनेजर की भी। फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट भी खाली है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की भी पोस्ट खाली है। आप ही बता दो आप क्या बनना चाहते हो, आपको प्रायोरिटी दी। इंटरेस्ट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट क्या बता रहा है बेटा, आपकी लाइकिंग किसी चीज के लिए। और कई बार ऐसा होता है बेटा पोस्ट एक ही खाली है, ठीक है, लेकिन 2 लोकेशन पे खाली है, एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर में है और एक दुबई में है, ठीक है। आप बता दो किस जगह पर एचआरएम बनना चाहते हो। आप कुछ मत हो, आपके लिए तो टपरी है हमारे पास एक जॉब, गंगों में है एक जॉब, हाँ दुबई कर रहे, ठीक है, हाँ तो इंटरेस्ट टेस्ट क्या करता है बेटा, आपकी लाइकिंग बताता है किसी एक चीज के लिए कुछ ज्यादा है, ठीक है जी। इतनी बात में ओके हो? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग समझ में आया, टेस्ट समझ में आए पांचों। उसके बाद है इंटरव्यू, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। बेटा इंटरव्यू क्या होता है, एक सिंपल सा वर्ड है, वर्ड मत बोलना, फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन। क्या बोल रहा हूं मैं? फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन।
समझ में आया बाबू? फॉर्मली बात करना है, इन डेप्थ, किसी भी मुद्दे पे डिटेल्ड। इंडिया में हर जॉब के लिए इंटरव्यू की अपनी इंपॉर्टेंस है, आपको पता है ना। कोई भी पोस्ट के लिए, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी पोस्ट के लिए कोई भी जा रहा हो सिलेक्शन के लिए, पहले यही पूछा, इंटरव्यू हुआ था तेरा, क्या क्या पूछा गया था। इंटरव्यू की तो अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। वैसे कुछ बात करता हूं इंटरव्यू के ऊपर आपको क्लियर करने के लिए कि क्या क्या चीजें होती रहती है। आपके साथ बहुत कुछ होता है इंटरव्यू में, ठीक है। अगर ठीक ठाक पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, बड़ी पोस्ट के लिए इंटरव्यू है, तो बेटा इंटरव्यू एक इंसान नहीं लेता, पैनल लेता है। 2-3 लोग होते हैं, 5 लोग भी होते हैं, 3 लोग तो कम से कम मिल जाएंगे आपको। एक वो इंसान बैठा होगा जो आपके सब्जेक्ट मैटर से क्वेश्चन करेगा। मान लो आप MBA इन फाइनेंस हो, फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू है, तो आपसे के सामने आपसे तगड़ी नॉलेज वाला बंदा बिठाएंगे जो आपसे क्वेश्चन करे। एक बेटा बैठा होगा साइकोलॉजिस्ट, जो बोलेगा कुछ नहीं, आपसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, और करेगा क्या बेटा, सिर्फ आपके मूवमेंट्स को देखेगा, कितने नर्वस हो, कैसी पर्सनैलिटी है आपकी। और एक बैठा होगा HRM, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सैलरी सब फाइनल कराएगा आपकी, ठीक है। अब आप बेटा एंटर कर रहे हो, ठीक है, जिस जगह से एंटर कर रहे हो वो पूरी पैक्ड है विद कैमरास, ठीक है। आपकी हर मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है, हर मूवमेंट पे, कैसे कैसे मूवमेंट कर रहे हो, हर मूवमेंट पे नजर है आपकी, ठीक है। आप एंटर कर रहे हो, नॉक करने का स्टाइल देखना उनका, ठीक है। और आपको बताता हूं इंसानों की आदत बहुत खराब है, ठीक है। ऐसे खड़े हो जाएंगे जाकर, ऐसे, या बैठने का स्टाइल होगा तो क्रॉस लेग बैठ जाएंगे। बेटा तीनों के तीनों नर्वसनेस दिखाते हैं, इसे कहते हैं अपने आपको ब्लॉक करना। हम ब्लॉक कर रहे हैं, लो ब्लॉक कर रहे हैं, इसे ये नर्वसनेस दिखा रहा है कि आपसे कोई क्वेश्चन ही ना पूछा जाए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है बेटा, ठीक ठाक इंटरव्यू में तो कोई पूछता ही कुछ नहीं, साइकोलॉजिस्ट कहता खड़े हो जाओ, आप कहते हो क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया भी नहीं यार। समझ में आई बात, कितनी डेंजरस चीज है ये। मैंने एक बात और भी बताई थी मेन बैच में, अभी आपको बताता हूं क्या हुआ था। तो कई बार तो क्या होता है बेटा, आपसे मांगी जाती है डॉक्यूमेंट की फाइल, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट की फाइल दी, अगर सर आपकी ना 10th की मार्कशीट नहीं लगी हुई डॉक्यूमेंट में, जबकि लगी होती है। बंदा होपलेस, कहता नहीं सर मैंने लगाई थी, कहता ये लो दिखाओ। अब बंदा होपलेस है, 2-3 बार पलट रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कहां लगाई थी, मिल गई 2 मिनट कर, कहता ये नहीं सर। इंटरव्यूअर ने पता है क्या कहा, अरे तुम मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू देने आए हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करोगे, पहले अपने आप को तो मैनेज कर ले भाई। डॉक्यूमेंट लगाने का भी एक सीक्वेंस होता है, फ्रॉम हायर डिग्री टू द लोअर डिग्री। ये थोड़ी मन करा 10th की मार्कशीट डाल दी, फिर M.Com डाल दी, फिर B.Com डाल दी, फिर 12, जो जब मन करेगा जो वो डाल दोगे क्या ऐसे, फ्रॉम हायर डिग्री टू द लोअर डिग्री। मैनेजर की पोस्ट का इंटरव्यू, आप खुद तो मैनेज हो नहीं, आपको अपने आप को तो मैनेज करना नहीं आ रहा, ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर दोगे क्या। समझ में आई बात बेटा। और आपको ये भी बता देता हूं बेटा, कभी नहीं जज कर रहे होते हैं वो। आप कई बार आपने सुना ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि कैसे ट्रेवल करके आए हो, आप बोलते हो रेलवे के थ्रू, तो आपसे बोलते हैं टिकट नंबर क्या था आपका। अब बंदा होपलेस हो जाता है, टिकट नंबर याद नहीं होता। यार इतना होपलेस नहीं होना, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को ही तो चेक कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कौन सा जाके चेक कराएंगे, आपने बोला 70, वो चेक कराएगा 70 था कि नहीं, कुछ भी नहीं होना। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हैं कि कितने कॉन्फिडेंस से आंसर करते हो आप चीजों को, ठीक है। तो बेटा इंटरव्यू क्या, किसी भी टॉपिक पे इन डेप्थ कन्वर्सेशन करना। इतने बुरे हाल है, नाम में फंसा देते हैं। आपका नाम क्या है जी, आपका नाम मनीष है जी, मतलब बता दो। आधे से ज्यादा बंदों को अपने नाम के मतलब नहीं बताते, फंस जाते हैं, नाम में ही फंसा देते हैं। और मतलब आपको यह भी नहीं समझ में आएगा जॉब किस पोस्ट की, और क्वेश्चन ये किस पोस्ट का बोल रहे हो भाई, यही नहीं समझ में आता किस। कई बार आपसे पूछा था आपका फेवरेट हीरो कौन सा है, आपने बोल दिया अक्षय कुमार, क्यों, उसकी कमियां बतानी शुरू कर देंगे आपसे। समझ में आ रही है बेटा बात। जान के आपसे बहस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, पेशेंस लेवल चेक करेंगे। कस्टमर केयर कभी कॉल किया है,
पेशेंस लेवल देखा उनका, गालियां तक दे देते हो आप बंदे के नाले, सर आप ऐसे बात मत करो, सर आप ऐसे बात नहीं, उनकी पेशेंस देखी है। समझ में आई बात? इंटरव्यू क्या है बेटा? फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, ठीक है, किसी भी टॉपिक पर इन डेप्थ बात करना। क्लियर हो? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, सिलेक्शन टेस्ट हो गए 5, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो गया। फोर्थ वन इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अब ये बड़े काम की बात है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। बेटा कई बार क्या होता है, आपका बैकग्राउंड चेक कराया जाता है। आप बताते हो मैंने सीबीएसई बोर्ड से 10th किया है, मैंने सीबीएसई बोर्ड से 12th किया है, इस यूनिवर्सिटी से बीकॉम करी है, इस यूनिवर्सिटी से मैंने एमबीए करा है, कैट का पेपर इस ईयर क्लियर किया था और मैं 2 साल इस प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास जॉब कर चुका हूं, उसके बाद मैंने 3 साल एक और जगह जॉब किया। ऐसे करके आप पहुंच जाते हो, ठीक है, आपने बायोडाटा में सब कुछ मेंशन किया है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा, कई बार आपका बैकग्राउंड चेक कराया जाता है। आपने तो बोल दिया, सच है कि नहीं ये भी तो पता होना चाहिए। आपने बोल दिया इस एम्प्लॉयर के यहां 2 साल जॉब करी है, इस एम्प्लॉयर के साथ 3 साल जॉब किया है, पता लगे 5 साल से घर पे खाली बैठे हुए थे। सब बोलने में तो कुछ नहीं जाता ना, बायोडाटा में लिखने में भी कुछ नहीं आता। तो कई बार क्या होता है बेटा, आपसे एड्रेस लिया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का, फोन नंबर लिया जाता है और वहां जाकर वेरीफाई किया जाता है जॉब कर भी रहा था कि नहीं। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। मैं बताता हूं, मेरा कजन था तो कुछ टाइम खाली बैठा रहा, वो जॉब ही ना मिले, फ्रेशर था खाली। अब उसने तैड़ में आगे क्या करा, लिख दिया 2 साल मैंने इस एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब करी, एक एड्रेस लिख दिया उठाकर दिल्ली का। तो पहुंच गए वो वेरीफाई करने, बैकग्राउंड चेक करने, बंद पड़ी हुई बिल्डिंग मिली जॉब भी गई हाथ से इंटरव्यू क्लियर करने के बाद भी। समझ में आ रही है बात? आपने 10th किया है सीबीएसई बोर्ड से, मार्क्स लिख दिए, अच्छा चलो वेरीफाई करके आते हैं। वेरीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, ठीक है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, जो बेसिक क्वालिफिकेशन ही पूरी नहीं कर पाया बाहर कर दो, फिर टेस्ट, देन इंटरव्यू, देन रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। अभी 4 बातें क्लियर है। फिफ्थ वन इज सिलेक्शन डिसीजन। बेटा अब जिसने टेस्ट क्लियर करा है, जिसने इंटरव्यू क्लियर करा, जिसकी रेफरेंस बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट ठीक आई है, अब हम क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड सिलेक्शन डिसीजन ले रहे हैं। अब उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात समझ लेना बेटा, अगर मान लो मुझे 40 पोस्ट मेरी वैकेंट थी, 40 वैकेंसी थी। देखो एनसीईआरटी तो बोलता है 40 लोगों को ही सिलेक्शन डिसीजन लेना, पर मैं जो आपको सही बात बताता हूं, जो रियलिटी में होता है वो बेटा सिलेक्शन डिसीजन कुछ ज्यादा लोगों के लिए लिया जाता है। मान लो 42 के लिए हमने सिलेक्शन डिसीजन ले लिया, जबकि हमारे को चाहिए 40 लोग, ठीक है। हमने सीक्वेंस से नाम लिख लिया कि शुरू में ये 40 हैं, बाद के ये 2, अगर इमरजेंसी पड़ी तो, अगर कोई बाद में समझ ना आया तो मैं 2 बंदों को भी देख सकता हूं बाद। मैंने 42 से रिलेटेड सिलेक्शन डिसीजन लिया। इसका फायदा पता है क्यों होगा? अगले स्टेप में समझ आएगी आपको बात। अगला स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब बेटा देखो, आपका ना मेडिकली फिट होना बड़ा जरूरी है जॉब करने के लिए, और आपसे मांगा जाता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। वो छोड़ दो, आज की तारीख में तो नर्सरी में जब आप एडमिशन लेते हो तो हमारे शहर के बहुत सारे स्कूल हैं जो आपसे कहते हैं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ला के दो बच्चे का। सर होता है ना ऐसा? सेंट मैरीज लेता है, सेंट मैरीज लेते हैं ना, हाँ, ब्लड ग्रुप वगैरह सब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जरूर लिया जाता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता बेटा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को कुछ हो जाए। कोई भी नहीं चाहता, कोई स्कूल भी नहीं चाहता, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं चाहती कि गलती से भी कुछ हो जाए हमारे यहां पर किसी एम्प्लॉय को। तो आपका मेडिकली फिट होना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं, मान लो इन 40 में से एक मेडिकली फिट ना आया तो बेटा यहां से आएगा वो बंदा जो 2 आपने एक्स्ट्रा रखे थे। अगर 40 ही रखते तो, और बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ना आता, 2 का ठीक तो 38 हो जाते, क्या करते? फिर दोबारा शुरू करते क्या ऐड देना? पहले ही सिलेक्शन डिसीजन कुछ ज्यादा लोगों के लिए लो। समझ आई इस बात की इंपॉर्टेंस? एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चल रहा हूं मैं इस बात में, ठीक है। आगे बढ़े। 7th हेडिंग क्या है बेटा? जॉब ऑफर, एंड 8th वन इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 7th हेडिंग है बेटा जॉब ऑफर, और 8th है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन दोनों में फर्क समझ लो बहुत आराम से, ठीक है। लो सामने देखना, जॉब ऑफर
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं जॉब ऑफर और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें डिफरेंस समझने की कोशिश करना, ठीक है, डिफरेंस बहुत खतरनाक है इनका। ठीक है बाबू, जॉब ऑफर क्या चीज होती है? जॉब ऑफर में कुछ नहीं होता बेटा एक्सेप्ट अ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट कि आपको अपॉइंट किया गया है। अब ये भी बात समझो क्या चीज है ये लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। मान लो बैंक की पोस्ट के लिए आपने इंटरव्यू दिया, ठीक है, इंटरव्यू दे आए, उन्होंने आपको बताया, बाद में आपको लेटर ऑन हम इन्फॉर्म करेंगे कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। आप घर आ गए, आपके घर कुछ टाइम के बाद एक चिट्ठी आई, एक मेल आई, ठीक है, आपने क्या करा, चिट्ठी बाड़ी, उसमें लिखा था लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, यू मिस्टर दिस एंड दैट, आपका नाम लिखा था कि आपको हमने अपने इस बैंक की इस ब्रांच के लिए सेलेक्ट करा। लेट्स सपोज बैंक इज ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ब्रांचेस कुछ भी समझ लो, दिल्ली, मयूर विहार। हमने आपको इस ब्रांच के लिए सेलेक्ट करा है। रिपोर्टिंग टाइम इज 10 AM एंड रिपोर्टिंग डेट इज 15th of January। अगर आपको जॉब एक्सेप्ट करनी है बेटा 15 जनवरी को सुबह 10 बजे वहां पहुंच जाना। ये जॉब ऑफर है कि आपको जॉब ऑफर की गई, ठीक है। आप 15 जनवरी को सुबह 10 बजे वहां पहुंच गए, सीधा बैंक मैनेजर के कैबिन में कि ये रहा सर मेरा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, आज से मेरी ज्वाइनिंग है। उसने कहा ठीक है ज्वाइनिंग तो कराएंगे लेकिन पहले एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करना पड़ेगा आपको। अगर रियलिटी में जॉब करने में इंटरेस्टेड हो तो बेटा ये साइन करना पड़ेगा। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, सर्विस एग्रीमेंट भी बोलते हैं। ये क्या है बेटा? नौकरी करने के रूल्स एंड रेगुलेशन है। बाबू बैंक में आप करोगे क्या? आप हो क्या? क्लर्क हो, पीओ हो, ब्रांच हेड हो, क्या हो? कहां लिखा होगा? कितनी छुट्टियां अलाउड हैं? कुछ छुट्टियां तो मिलती होंगी ना, बीमारी की, सिक लीव, वो कहां लिखा होता भैया? क्या पे पैकेजेस हैं आपके? सैलरी का डिसाइड हो या इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा, ये कहां लिखा होता? यहीं ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, फॉर्मल, कैजुअल, ये कहां लिखा होगा? यहां बेटा ये बहुत डिटेल्ड होता है, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, सारे कोड ऑफ कंडक्ट लिखे होते हैं जो आपको जॉब पर फॉलो करने हैं। यहां सिर्फ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है, बाकी सारे रूल्स रेगुलेशन यहां पर है।